वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से मैं हूं डॉक्टर शुभेंदु रॉय और आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। यानी जो क्रॉप प्लांट्स है या खेती करने किए जाने वाली जो फसलें हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई, उसके उत्पत्ति के केंद्र के बारे में, उनकी उत्पत्ति के। तो इसके बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था या जिक्र किया था वो थे अल्फोंसे डी कैंडोले। डी कैंडोले एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो जिन्होंने सबसे पहले पौधों की जो खेती की जाती है उन पौधों की उत्पत्ति के बारे में, उनके उद्गम के बारे में कि कहाँ उनका उद्गम हुआ है उसके बारे में बात की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी फाइटोग्राफी, जहाँ पर फाइटो मतलब होता है प्लांट, फाइटो का मतलब प्लांट है। तो फाइटोग्राफी पर एक बुक उन्होंने लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। जो जिन पौधों की खेती की जाती है, जिनको उगाया जाता है, उनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई उसके बारे में उन्होंने एक बुक लिखी थी। तो उन्होंने ये प्रपोज़ किया था कि जितने भी पूरे विश्व में जितने भी क्रॉप्स है, जितने भी खेती की जाने वाली फसलें हैं, वो और उनकी उत्पत्ति या उनका उद्गम जो है 3 जगह पे हुआ था। 3 सेंटर्स की उन्होंने बात की थी। तो वो 3 सेंटर क्या है? एक उन्होंने बोला था मेसो अमेरिका, यानी कि अमेरिका के का क्षेत्र जो है, अमेरिका वाला क्षेत्र, उसके बारे में उन्होंने कहा था। और दूसरा जो उन्होंने कहा था वो था कि द फर्टाइल क्रिसेंट ऑफ मिडल ईस्ट, मतलब मिडल ईस्ट के बारे में उन्होंने कहा था। और तीसरा जो बोला था साउथ ईस्ट एशिया, तो जिसमें इंडिया, चाइना ये सब आता है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट कंट्री, मतलब आप दुबई के वाला एरिया आप समझ सकते हैं। तो वहाँ का एरिया साउथ ईस्ट एशिया और मेसो अमेरिका, उन्होंने कहा था कि ये 3 जगह है मुख्यतः जहाँ पे खेती की जाने वाली पौधों जो भी फसलें हैं उनका उद्गम जो है वहाँ पे हुआ था। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी कि जो केंद्र है, उद्गम का केंद्र है या उत्पत्ति का केंद्र जो है, जिसको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी बोला जाता है, यानी कि विभिन्नताएं जो हैं पौधे में मिलती है उनका भी एक केंद्र बोला जाता है। ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो जीव हैं वो आइदर डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड, वो चाहे डोमेस्टिकेट वाले हो या मतलब पालतू हो या जंगली प्रजाति के हो या मतलब इंसान द्वारा उगाए जाने वाले हो या जंगली प्रजाति के हो, जब उसमें फर्स्ट डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ उसमें उनकी उत्पत्ति हुई। मतलब हम एक धान का पौधा लें या गेहूं का पौधा लें या मक्के का पौधा लें, तो जिन लक्षणों से हम उसको पहचानते हैं कि ये मक्के का पौधा है, ये गेहूं का पौधा है, ये धान का पौधा है, उन लक्षणों का विकास सबसे पहले जिस जगह पे हुआ था तो उसको उस इंडिविजुअल का सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। इसको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी बोला जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि यहाँ पर उस स्पीशीज़ की या उस जाति की सबसे ज़्यादा भिन्न भिन्न किस्में या विभिन्नताएं सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है। तो इसलिए दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था 1924 में N.I. वेबिलॉव द्वारा, जिन्होंने एक सिस्टमेटिक तौर पे बताया कि ये पौधों की उत्पत्ति यहाँ पे हुई थी। वेबिलॉव एक्चुअली एक रशियन बॉटनिस्ट थे, तो जिन्होंने बहुत सारे पौधों के ऊपर अध्ययन किया था। करीब 20-25 हज़ार पौधों के बारे को लेकर उन्होंने उनकी टीम ने अध्ययन किया था। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने कुछ जगह बताए थे कि ये जगह पे इन क्रॉप्स की उत्पत्ति हुई है। तो उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन उन्होंने कहा। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन उनके हिसाब से वो जगह था जहाँ पर उस क्रॉप की सबसे पहले जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, मतलब उनको पहचानने वाली जो गुण है या लक्षण है, उनका विकास उस जगह पे हुआ। उनका विकास उस जगह पे हुआ, मतलब वो ऐसा जगह था जहाँ पे उनकी बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती है। तो इसलिए उसको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन या सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, ये 2 अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, 2 अलग अलग चीज़ बताते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलता है उसका उद्गम वहाँ पे हुआ। उद्गम हुआ मतलब कैसे हुआ? जहाँ पर उसमें जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, उसमें जो लक्षण है जो उसको पहचान देते हैं, उस फसल को पहचान देते हैं, वो लक्षणों का विकास उस जगह पे हुआ। तो जब वो लक्षण उसमें आए
तो वो फसल बोलते हैं उसकी उत्पत्ति वहाँ पर हुई, उसका उद्गम वहाँ पे हुआ, तो उस जगह को उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा गया। और उस जगह पे देखा जाता है ये लक्षण कहाँ उत्पन्न हुए, किस जगह पे मिले, तो वो उस जगह पे मिले जहाँ उस फसल की या उस जाति की या उस क्रॉप की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, मतलब उसमें उसकी विभिन्नताएं सबसे ज़्यादा उस एरिया में मिलता है, तो इसलिए उसको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा गया। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी का एक समानार्थक तौर पे दोनों को इस्तेमाल किया जाता है कि सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जो है वही सेंटर ऑफ ओरिजिन होगा, पर हमेशा ऐसा नहीं है। इसलिए सेंटर ऑफ ओरिजिन का जो है वो ओरिजिन है जहाँ पर उत्पत्ति हुई, उसमें उन लक्षणों का विकास हुआ जिससे वो एक उस क्रॉप की एक नई पहचान बनी, और डाइवर्सिटी जहाँ पे उसकी सबसे अधिक विभिन्नता पाई जाती है। तो ये डाइवर्सिटी जो है ये धीरे धीरे क्या समय के साथ जो है जैसा जैसा ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ता गया, लोगों का जंगली क्षेत्रों पे, पहाड़ जंगल सब जगह पे लोगों का इंटरफेरेंस बढ़ता गया, तो डाइवर्सिटी का बहुत लॉस हो रहा है, मतलब ये जो विभिन्नताएं हैं वो बहुत नष्ट होती जा रही हैं। तो जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है तो हो सकता है आज वहाँ पे अब उतनी विभिन्नता, उतनी डाइवर्सिटी बची नहीं हो, तो हो सकता है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहीं और हो गया हो अभी उसका, लेकिन ओरिजिन वहाँ पे हुआ था जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। तो वेबिलॉव ने सेंटर ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट को, इस धारणा को वेबिलॉव ने दिया, और उनकी जो स्टडीज़ थी, उनका जो अध्ययन था, वास्ट कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स का उन्होंने कलेक्शन किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री लेनिनग्राड रशिया में एक जगह है जहाँ पे ये इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट इंडस्ट्री, जहाँ पे उन्होंने इस अध्ययन किया था, और करके उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, ये सेंटर ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट को, उद्गम का केंद्र वाले कॉन्सेप्ट को दिया था। तो वेबिलॉव ने ये कंसीडर किया था कि एज ए रूल ऑफ प्राइमरी फोसाई मीन्स फोकस, मतलब कहाँ हम फोकस करेंगे, कहाँ पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, कि है कि क्रॉप ओरिजिन वेयर इन माउंटेन। उन्होंने देखा था कि उन्होंने जो अध्ययन वगैरह किया था उसमें उन्होंने ये देखा था कि नॉर्मली ये देखने को मिल रहा है कि जो पौधों की या फसलों की उद्गम का केंद्र जो है, उत्पत्ति का केंद्र है, वो नॉर्मली माउंटेनियस रीजन है, हिली रीजन्स है, जहाँ पे पहाड़ी वाले जगह है, वो है कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील्स, मतलब वहाँ पे, और वहाँ पे जहाँ पे उनका उद्गम हुआ है वहाँ पे उनकी बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती है, अलग अलग किस्म मिलते हैं उनके, और उनमें डोमिनेंट एलील्स यानी कि प्रभावी जीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। प्रभावी जीन्स मतलब एलील जो एक लक्षण के दो अलग अलग फॉर्म है, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, जो कि हम मेंडल में देखे थे, जैसे हाइट का एक टॉल और एक ड्वार्फ। तो जो डोमिनेंट एलील वाले कैरेक्टर जो है वो उस जगह पे ज़्यादा मिलते हैं। तो वेबिलॉव ने एक लॉ भी दिया था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज़। उन्होंने इन अध्ययन करने के बाद, इतने सारे प्रजातियों का अध्ययन करने के बाद ये लॉ दिया था 1920 में। ये लॉ ये बोलता है कि कैरेक्टर्स फाउंड इन वन स्पीशीज़, मतलब एक जाति में जो लक्षण मिलते हैं, जो कैरेक्टर्स या जो लक्षण एक जाति में मिलते हैं, ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन अदर रिलेटेड स्पीशीज़, तो उसकी मिलती जुलती जो और प्रजातियां हैं उनमें भी वही लक्षण मिलेंगे। तो एक प्रजाति में जो लक्षण मिल रहे हैं, एक स्पीशीज़ में जो लक्षण मिल रहा है, वही लक्षण उससे रिलेटेड प्रजातियों में मिलेंगे। इसलिए बोला है कि डिप्लॉयड, जैसे वीट है, गेहूं है, वो कई प्रकार का होता है। एक में 2n डिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोम का 2 सेट होता है, दूसरे में 4 सेट होता है, तीसरे में 6 सेट होता है। तो वो 2 सेट वाली प्रजाति हो, 4 सेट वाली हो या 6 सेट वाली हो, उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं। जो लक्षण, मतलब यहाँ लक्षण की बात करें तो उसका कलर, उसकी हाइट, उसका डेज टू मैच्योरिटी, कितने दिन में वो पक कर तैयार होती है, उसमें कितना प्रोटीन मिलता है, कितना कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो ये सारे लक्षण जो है, उसका कलर कैसा आता है, तो ये सारे लक्षण जो इसमें मिलते हैं वही इसमें भी हैं, वही इसमें भी है, मिलते जुलते लक्षण ही हैं। तो इससे इस नियम से क्या पता एक्चुअली क्या चलता है, इसका फ़ायदा क्या है कि अगर हम किसी प्रजाति का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें जो लक्षण हमको मिल रहे हैं, तो हम ये समझेंगे कि इससे मिलती जुलती या इससे रिलेटेड प्रजातियों को भी अगर हम अध्ययन करेंगे तो उसमें भी इस तरह के ही गुण मिलेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल रेजिस्टेंस, डिजीज़ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो अगर मैं एक जाति का अध्ययन कर रहा हूँ, एक किस्म के फसल का अध्ययन कर रहा हूँ, उसमें मुझे रेजिस्टेंस
कम मिल रहा है, तो हो सकता है इसकी कोई दूसरी प्रजाति हो जिसमें मुझे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल सकता है। रेजिस्टेंस इसमें है तो मतलब दूसरे में भी हो सकता है। अगर ये ससेप्टेबल है तो हो सकता है इसका अल्टरनेट फॉर्म जो है रेजिस्टेंस का जीन इससे रिलेटेड स्पीशीज़ में मिले, तो जो लक्षण इसमें मिलेगा वो दूसरे में भी मिल सकता है। हो सकता है अल्टरनेट फॉर्म में हो सकता है उसी फॉर्म में हो, तो उसमें वो मिलेगा। तो वेविलॉव ने सेंटर ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट 1926 में दिया। तो इसको जैसे सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी बोला गया सेंटर ऑफ ओरिजिन को, तो इसको कंसीडर किया जाता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन इज़ कंसीडर्ड द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी। मतलब किसी फसल की उत्पत्ति का या उसके उद्गम का जो स्थल है, जैसे गेहूं का उद्गम यहाँ पे है मेक्सिको में अगर है, तो मेक्सिको में उसका सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मानी उसकी सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं भी वहीं पर मिलेगी। तो फर्दर मोर द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप्स कॉन्टेन मेनी वाइल्ड रिलेटिव्स। तो जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जिस जगह पे उसकी उत्पत्ति या उद्गम का जो स्थल है, तो वहाँ पे उसकी बहुत सारी वाइल्ड रिलेटिव्स मतलब उसकी जंगली प्रजातियाँ बहुत सारी वहाँ पे मिलेगी, और जिसमें सोर्स ऑफ डोमिनेंट जीन्स होगा। तो उसमें सोर्स ऑफ बहुत सारे डोमिनेंट जीन्स मिलेंगे, ये वेविलॉव ने कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पे जो एरिया की बात करता है, ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलता है कि ये एक एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे, तो ये कोई एकदम कोई छोटा एक गांव एक शहर जैसा एरिया नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है। कहीं कहीं पर पूरे देश को, पूरे कॉन्टिनेंट को लिया गया है, पूरा जैसे इंडियन ओरिजिन तो इंडिया, पूरा इंडिया को लिया गया है। चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन पूरे चाइना को लिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे उसकी डाइवर्सिटी मिलती है। तो ये बहुत छोटे एरिया में लोकेटेड नहीं है, ये एरिया काफ़ी बड़ा है। तो जहाँ पर उसकी तो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या हुआ, ऐसा जगह जहाँ पे उस फसल की सबसे ज़्यादा विभिन्नताएं मिलेगी, मतलब अलग अलग किस्म मिलेंगे, अलग अलग लक्षण मिलेंगे, अलग अलग किस्म की प्रजाति उसकी मिलेगी और डोमिनेंट जीन्स वहाँ पे मिलेंगे। तो ये वेविलॉव ने सेंटर ऑफ ओरिजिन का ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो वेविलॉव ने जब कॉन्सेप्ट दिया था सेंटर ऑफ ओरिजिन का, तो उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के सेंटर ऑफ ओरिजिन की उन्होंने बात की थी कि उसका एनालिसिस जो उन्होंने किया था, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कलेक्शंस, उन्होंने जो 20,000, 25,000, 30,000 पौधों का कलेक्शन को लेकर अध्ययन किया था, तो उसमें उन्होंने प्राइमरी सेंटर की भी बात करी है, सेकेंडरी सेंटर की भी बात करी है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन की। और उन्होंने वेविलॉव ने 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया था। प्राइमरी वर्ल्ड सेंटर्स 8, वर्ल्ड में 8 ऐसी जगह हैं जहाँ पे फसलों की उत्पत्ति हुई है। पहले उन्होंने 8 बताया, फिर उसको 12 कर दिया था, फिर घटा के 8 कर दिया, तो अभी 8 ही चलता है कि 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन उन्होंने बताया था। तो उन्होंने जो सेंटर्स और प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बताए थे उनका आप नाम देख सकते हैं। और जैसे जो प्राइमरी सेंटर्स को बोला जाता है कि प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, उन्होंने जो 2 सेंटर की बात करी, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन उन्होंने उस जगह को बताया जहाँ पे उसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ पे उस फसल की उसका उद्गम या उसकी उत्पत्ति हुई है। किससे? वाइल्ड स्पीशीज़ से, उसकी जंगली प्रजातियों से। जो कल्टिवेटेड फॉर्म है जिसको आज हम उगाते हैं, उस कल्टिवेटेड फॉर्म की उत्पत्ति वहाँ पे हुई है इन एरिया शोइंग मैक्सिमम डाइवर्सिटी। तो वैसा जगह जहाँ पे उस फसल की मैक्सिमम विभिन्नताएं, मैक्सिमम डाइवर्सिटी मिलती है, और वहाँ से आज के जो उगाए जाने वाली फसलें हैं उनका विकास उनकी जंगली प्रजातियों से हुआ है। तो ऐसा जो जगह है उसको उन्होंने बोला प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन को उन्होंने ये बोला कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर क्रॉप की डाइवर्सिटी तो मिलती है, लेकिन वो उनकी उत्पत्ति का केंद्र नहीं है, उनकी उत्पत्ति वहाँ नहीं हुई, उत्पत्ति कहीं और हुई है, लेकिन उनका डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत मिलता है। तो इसलिए इसको बोला गया है कि सम एरियाज सर्टेन क्रॉप स्पीशीज शो कंसिडरेबल डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारा डाइवर्सिटी क्रॉप की मिलती है, ऑफ फॉर्म्स, अलग अलग किस्म उसकी मिलती है। ऑल्दो दे डिड नॉट ओरिजिनेट देयर, वहाँ पर उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर उसकी डाइवर्सिटी मिलती है, तो उसको सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहा गया। तो ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन मेनली वो जगह है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेंटर एक जगह हुआ है, उसके बाद लोगों ने उसको वो उसमें जो गुण या लक्षण थे जो
उस समय के जो लोग थे उनको अच्छा लगा, उन्होंने उसको डोमेस्टिकेट किया, मतलब उसको उन्होंने उगाया अपना खुद खेतों में उसको उगाने लगे। उसके बाद पुराने ज़माने में क्या था कि लोग एक जगह टिके नहीं रहते थे, वो मूव करते थे, खाना बदोश की ज़िंदगी बिताते थे, तो मूव करते थे। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ जो फसल वो उगाते थे उनके बीज वगैरह लेके जाते थे। तो जब दूसरी जगह गए वहाँ फिर उन्होंने उसको लगाया, तो उससे हो सकता है वहाँ पर भी उसकी वहाँ पर भी उसको ग्रो होने लगा जो शायद पहले वहाँ था नहीं। तो अलग अलग लोग अलग अलग किस्म लाते थे साथ में, तो वहाँ पर उसकी डाइवर्सिटी, वहाँ विभिन्नताएं वहाँ भी मिलने लगी। लेकिन वहाँ पर शायद उसका उत्पत्ति वहाँ पे नहीं हुई थी, उत्पत्ति कहीं और हुई थी। तो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन वो जगह है जहाँ पर डाइवर्सिटी मिलती है, विभिन्नता मिलती है, लेकिन वो उसके उद्गम का केंद्र नहीं है। तो जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन, एक है चाइना सेंटर ऑफ ओरिजिन जहाँ पे करीब 138 प्रजातियों की बात की गई है, जो वहाँ पर प्रोवाइड अर्लियर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर सीरियल्स, बकफीड्स, लेग्यूम्स कुछ वहाँ पे उत्पत्ति हुई थी। तो ये कुछ सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में। दूसरा जैसे इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, तो एंटायर सब कॉन्टिनेंट इंडिया का पूरा हिस्सा है। ओरिजिनली राइस, मिलेट्स, लेग्यूम्स हैं, तो टोटल करीब 117 स्पीशीज़ का माना जाता है कि यहाँ पे उद्गम हुआ है। इसके बाद आपको इंडो मलयान सेंटर है जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस ये सब आता है, जहाँ पे मेनली रूट क्रॉप्स के बारे में बोला गया है कि उनकी उत्पत्ति हुई है। फ्रूट क्रॉप्स भी कुछ है, शुगर केन वगैरह है। इनर एशियाटिक सेंटर है जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब है, जहाँ पे गेहूँ, राई और इस तरह के और लेग्यूम्स की उत्पत्ति, करीब 42 किस्म के फसलों की उत्पत्ति का केंद्र इसको माना जाता है। फिर एशिया माइनर है जिसमें कि ईरान का वाला जो एरिया है वो एशिया माइनर में आता है। वहाँ पे कुछ और गेहूं की प्रजाति, राई, ओट और कुछ लेग्यूम्स, फ्रूट्स, कुछ करीब 83 स्पीशीज़ माने जाते हैं कि जिनकी उत्पत्ति हुई है। इस तरह से मेडिटेरेनियन सेंटर एक है जहाँ पे ये इतना इसको बोलता है लिमिटेड इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें बट, व्हीट, बार्ली, फॉरेज प्लांट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यहाँ भी करीब 84 स्पीशीज़ की उत्पत्ति बोलते हैं यहाँ पर हुई है। और एबिसिनियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिसको इथियोपियन सेंटर ऑफ ओरिजिन भी बोला जाता है, कि यहाँ पे उतने इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ लोकल ग्रेन्स है, स्पाइसेस हैं, कुछ व्हीट के भी कुछ किस्म है। करीब 38 प्रजातियों का माना जाता है कि यहाँ पे उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। तो इसका मैंने एक टेबल फॉर्म में बाद में आपको दिया है, साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर। तो ये मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेज जो है, मेज की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक है। क्यूकरबिटेसी की कुछ फ्रूट्स एंड फाइबर प्लांट्स पर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेज की उत्पत्ति यहाँ पे है। और जो 8वां है वो है साउथ अमेरिकन या एंडीज रीजन, बोलीविया, पेरू, इक्वेडोर, ये ब्राज़ील आसपास वाला एरिया जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पोटैटो के लिए इम्पॉर्टेंट है। रूट क्रॉप्स जो है इनकी उत्पत्ति मेनली यहाँ पे हुई है। टोबैको, एटीसी, करीब 45 स्पीशीज़ की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। तो ये उन्होंने 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन वेबिलॉव ने प्रपोज किया था। तो इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे ए में है चिली सेंटर है, जिसमें 4 स्पीशीज़ इसमें माना जाता है कि सिर्फ हुई है आउटसाइड द मेन एरिया। तो इसमें सिर्फ 4 स्पीशीज़ की उत्पत्ति हुई है। ये चिली सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये इसी का एक बाद में इसको एक डिवीज़न किया गया, इसका एक सब पार्ट इसको बोल सकते हैं। और दूसरा है ब्राज़ीलियन पैराग्वियन सेंटर। तो ये मेन सेंटर से अलग है, यहाँ करीब 13 स्पीशीज़ की बताई जाती है कि 13 स्पीशीज़ की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। तो इसके 2 पार्ट किए गए हैं। तो ये एक टेबल फॉर्म में मैंने दिया है, साथ में क्रॉप्स का नाम दिया है। तो इसको आप देखेंगे कि इसमें जैसे चाइनीज़ सेंटर ऑफ ओरिजिन है,
तो इसमें कौन कौन से, जैसे सोयाबीन है, रेडिश है, ऑरेंज है, इस तरह से मैंने लिस्ट बना के दिया है आपको। मेडिटेरियन सेंटर पे कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं जिनकी उत्पत्ति हुई है। इंडियन सेंटर, इसको हिंदुस्तान सेंटर ऑफ ओरिजिन भी बोला जाता है, इंडियन सेंटर को हिंदुस्तान सेंटर भी बोला जाता है। इसमें 2 सब सेंटर बाद में बनाए गए, एक इंडो बर्मा सेंटर है, एक सियाम मलाया जावा सेंटर है। तो यहाँ पे जैसे राइस है, चिकपी है, पिजन पी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बनाना की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। ये जैसे क्लोव्स मेनली है, क्लोव्स है, आपको ब्लैक मस्टर्ड, ये ओरिजिन है, मेज है, राजमा, काउपी। तो ये क्रॉप जैसा ये मेनली इम्पोर्टेंट है सोयाबीन के लिए। तो यहाँ पे ये क्योंकि मेज का ये सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, प्राइमरी नहीं है, तो ये प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन सोयाबीन, रेडिश, ऑरेंज ये सब का है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एक चार्ट बना के दिया है जिसमें क्रॉप का नाम है और सेंटर ऑफ ओरिजिन का नाम है। इसी तरह से सेंट्रल एशियाटिक सेंटर है जहाँ पे व्हीट, पी, लेंटिल, चिकपी ये सब है, आलमंड, ओनियन, गार्लिक। जो मिडिल ईस्ट है जहाँ पे कॉमन व्हीट, ओरिएंटल व्हीट, पार्शियल व्हीट इनकी उत्पत्ति हुई है। और एबिसिसियन सेंटर, इथियोपियन सेंटर यहाँ पे भी हार्ड व्हीट, बार्ली, सोरगम, एक कॉफ़ी, अफ्रीकन मिलेट, काउपी। ये कलर अलग अलग इसलिए है कि थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे ये मंडी सीरियल्स का बात करता है, ये फ्रूट्स का बात करता है, और ये मसाले हैं तो थोड़ा कलर अलग इसलिए दिया गया है। ये सब फ्रूट्स के लिए अलग कलर यूज़ किया है, वेजिटेबल्स के लिए अलग कलर यूज़ किया है। तो ये सब में कलर अलग अलग है, इसलिए सिर्फ उसको एक अलग पहचान देने के लिए कि ये ऐसे सीरियल्स है, ये फिर फ्रूट्स है। तो इस तरीके से ये दिया गया है, एक टेबल जैसा है। इसको आप देखेंगे तो इसमें आपको क्रॉप्स के नाम और कहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई है वो आपको मिलेगा। जो साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन है, शुरू बेबीलोन के उसमें इसका 2 हिस्सा बताया गया है, 2 ए और बी बताया गया है, लेकिन बाद में उसको 3 पार्ट किया गया है। एक पेरू, इक्वेडोर, बोलिवियन सेंटर, एक चिली सेंटर और एक ब्राज़ीलियन और पैराग्वे सेंटर। तो इसमें ब्राज़ीलियन नट, पाइनएप्पल ये है, इसमें आपको स्ट्रॉबेरी वगैरह है, कॉमन पोटैटो है, इजिप्शियन कॉटन, टोबैको वगैरह है पेरू में। तो इस तरीके से मेज की उत्पत्ति, जैसे मेज है वो सेंट्रल अमेरिकन और साउथ मैक्सिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन में मेज वगैरह है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्रॉप्स के नाम और साथ में सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है वो आपको मिल जाएंगे। अब सेंटर ऑफ ओरिजिन में एक बात कही गई थी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी की। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोलता है कि द रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर द ग्रेटेस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ क्रॉप स्पीशीज इज बिलीव टू हैव ऑकर्ड। मतलब वो पूरे विश्व का वो हिस्सा जहाँ पे उस पर्टिकुलर फसल की या पर्टिकुलर क्रॉप की सबसे ज़्यादा वेरिएशन या सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी मिलती है। तो यहाँ वेरिएशन या वेरिएबिलिटी किस चीज़ की है? लक्षणों की वेरिएबिलिटी, मतलब उसमें अलग अलग लक्षण मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फ्लावर कलर की बात करते हैं तो हो सकता है 4-5 कलर के फ्लावर मिल रहे हैं। ग्रेन, उसके दाने का बात करें तो दाना हो सकता है छोटा, बड़ा, मीडियम, अलग अलग मिलता हो। दाने का कलर हो सकता है कोई रेड हो, कोई डार्क रेड हो, कोई लाइट रेड हो, कोई वाइट हो, कोई येलो हो, अलग अलग टाइप का मिलता हो। उनका हाइट वगैरह अलग अलग मिलता हो। तो डाइवर्सिटी मतलब उसका बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं जहाँ जिस जगह पर मिलती है उसको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहा गया है। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेंटर ऑफ ओरिजिन को एक ही माना जाता था पहले, या माना जाता है इसलिए क्योंकि जहाँ पे विभिन्नताएं होंगी वहीं पर हो सकता है आपस में उनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन होके, उनका कुछ नेचुरल तरीके से उनका क्रॉसिंग होके कुछ नई किस्म की उत्पत्ति हुई हो। तो इसलिए मानते हैं कि जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा वहीं पे कॉम्बिनेशन बनने के चांस ज़्यादा हैं, वहीं पे आपस में नेचुरल क्रॉसिंग से हो सकता है नई किस्म का विकास हुआ हो। इसलिए सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जहाँ है उसी को सेंटर ऑफ ओरिजिन भी माना जाता है। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन इज इसलिए ऑल्सो कंसिडर्ड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। तो जो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी कि जो विभिन्नताएं मिलती हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है आपका इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी को। एक है प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, दूसरा सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और तीसरा जो है माइक्रो सेंटर। तो प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर, प्राइमरी जहाँ पे मेन उनकी डाइवर्सिटी मिलती है। सेकेंडरी मीन्स प्राइमरी से हट के एक दूसरा एरिया जहाँ पे प्राइमरी जितनी तो नहीं मिलती पर काफ़ी मात्रा में उसकी विभिन्नताएं मिलती हैं। और तीसरा है माइक्रो सेंटर, ये बोलता है एक
कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत एक छोटा एरिया है, पर वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत अलग अलग किस्में उस फसल की वहाँ पे मिलेगी, तो उसको माइक्रो सेंटर कहा गया था। इस माइक्रो सेंटर का कॉन्सेप्ट हार्लन नाम के एक साइंटिस्ट ने अलग से दिया था। तो मेनली जो विभिन्नताएं फसलों की मिलती है, तो जो उनका विभिन्नताओं का जो सेंटर है, केंद्र है, उसको 3 भाग में बांटा गया है। एक प्राइमरी सेंटर या मुख्य केंद्र जो है जहाँ पे उसकी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। दूसरा है सेकेंडरी, जो प्राइमरी सेंटर से अलग है, पर वहाँ भी उतना तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कंसिडरेबल अमाउंट मिलता है। और तीसरा माइक्रो सेंटर, जो एक छोटा अपेक्षाकृत से कम एरिया है, लेकिन वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, या प्राइमरी या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन भी अगर हम बोलें, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है। और यहाँ पर जो है ये प्राइमरी सेंटर से अलग है, तो फार अवे फ्रॉम देयर प्राइमरी सेंटर, मतलब प्राइमरी सेंटर से अलग एक दूसरा एरिया। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले जब फसल का सबसे पहले लोगों ने खेती करना शुरू किया, उस टाइम में लोग खाना बदोश की ज़िंदगी बिताते थे, एक जगह कुछ दिन, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। तो एक जगह पे जो फसलें उन्होंने इकट्ठी की, जो उनको उगाते थे, उसको लेके जब गए तो दूसरी जगह इसको भी साथ लेके गए। वहाँ पर पता चला कुछ और वहाँ से इकट्ठा किए, वहाँ जो उग रहा था उसको भी उगाने लगे, और जो अपनी जगह से लाए उसको भी उगाने लगे। तो इस तरीके से एक दूसरे जगह पर भी विभिन्नताओं की उत्पत्ति हुई, दूसरे जगह भी विभिन्नताएं मिलने लगी, क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी मिल रही थी वो तो मिल रही थी, पर ये साथ में दूसरी जगह से भी फसल को लाए। तो इस तरह से जो सेंटर था या वेरिएशन का सेंटर था, वो एक नया सेंटर और भी बन गया। तो इसको सेकेंडरी सेंटर बोला गया है, जो कि मोस्टली ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटी की वजह से तैयार हुआ है, मतलब इंसान की वजह से ये तैयार हुआ है। ये प्राइमरी सेंटर से दूर कहीं और जगह है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जीन, अलग अलग टाइप के जीन यानी कि अलग अलग टाइप के लक्षण यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं, पर इससे कम मिलते हैं। ओरिजिनल होम, इसको ओरिजिनल होम माना गया है। एक्चुअल जहाँ फसल का उद्गम हुआ इसको माना गया है। और ये जनरली कल्टीवेटेड यानी कि इंसान के द्वारा खेती किए जाने वाला जगह है। इसमें डोमिनेंट जीन ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ पे रिसेसिव जीन ज़्यादा मिलते हैं। ये वाइल्ड कैरेक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये वाइल्ड में है, जहाँ पे उसकी विभिन्नताएं अलग अलग मिलती है। और ये चूँकि मैन मेड है, तो यहाँ पे इंसान उन्हीं को उगाएगा जो लक्षण उसके लिए लाभकारी हैं, वैसे फसलों को ही उगाएगा, फसल के उन किस्म को ही उगाएगा जो उसके लिए लाभकारी हैं। तो इसलिए यहाँ पे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स यानी कि जो लाभकारी या जो गुणकारी जो लक्षण है वो ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। और ये सिर्फ नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन जो है, मतलब वर्ण, वो सिर्फ नेचुरल वे में होता है। नेचर अपने तरीके से सिलेक्ट करती है, जो नेचर में फिट है वो वहाँ पे रहेगा, जो नेचर में फिट नहीं है वो नष्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नेचुरल तो हो रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल यानी कि इंसान के द्वारा भी सिलेक्शन हो रहा है। तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या डाइवर्सिटी या सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, दोनों में जो मेन अंतर है वो ये है कि यहाँ पे वेरिएशन आपको ज़्यादा होगा, यहाँ पे वेरिएशन कम होगा। ये पौधों का ओरिजिनल उद्गम या उत्पत्ति स्थल है, ये ओरिजिनल स्थल नहीं है, वहाँ से अलग एक जगह है, पर यहाँ भी विभिन्नताएं मिलती है, पर यहाँ से कम। यहाँ पे डोमिनेंट जीन्स की, प्रभाविक जीन्स की अधिकता होती है, यहाँ पे रेसेसिव जीन्स की अधिकता होती है। और यहाँ पे डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे कम मिलेंगे। तो सिलेक्शन अगर पूछता है तो नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे अप्लाई होता है। यहाँ पे नेचुरल और आर्टिफिशियल यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह का वर्ण जो है यहाँ पे लगता है। यहाँ पे सिर्फ प्राकृतिक वर्ण जो है वो अप्लाई हो रहा है।